जय हिंद दर्शक मित्रों, હું જમીલ પઠાણ, આપ જોઈ રહ્યા છો તીર સમાચાર। દર્શક મિત્રો, છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના હમીરપુરા ખાતે આજે 30મું આદિવાસી સાંસ્કૃતિક એકતા મહાસંમેલનનો જે શુભારંભ થયો છે, અત્યારે સાંજ થવા આવી છે અને મને બે મહિલાઓ જોવા મળી। આ બંને મહિલાઓ આપ જોઈ રહ્યા છો આદિવાસી સમાજથી જ બિલોંગ કરે છે, પરંતુ विशेष बात ये कि आ बने महिलाओं खूब शिक्षित महिलाओं है। एक दिल्ली विश्वविद्यालय प्राध्यापिका है, तो आ एक बीजी एक बहन है ते पण अरुणाचल प्रदेश है। तेमनी साथे बात करीशू। आज महासम्मेलन में आकर आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले मैं तीर समाचार पत्र के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जोहार और आपकी जय कहना चाहूँगी। और मैं बताना चाहूँगी 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन जो हो रहा है वो पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों की संस्कृति को मतलब वास्तविक पहचान दिलाने के लिए ये सम्मेलन हो रहे हैं, क्योंकि हम आदिवासियों से ही ये भारत देश बना है। ये जो धरती है हमारे पूर्वजों की धरती है, और जल जंगल ज़मीन के लिए हमारे पूर्वजों ने 1857 की क्रांति से पहले 250 साल पहले से बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत संघर्ष किया है। इसीलिए सबको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाला गया था और हम इसीलिए पूरे देश में ट्राइबल के नाम से जाने जाते हैं, और यही हमारी ओरिजिनल पहचान है। संविधान ने हमें जनजाति के रूप में दर्ज किया, एसटी के रूप में दर्ज किया, लेकिन वो मूल पहचान नहीं है। आदिवासी हमारी मूल पहचान है, जो ट्राइबल उसका अंग्रेजी वर्जन है। तो हम देश भर के आदिवासी चाहते हैं कि हम भी जैसे अन्य धर्मों की पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, वैसे आदिवासियों की पहचान भी रहे, उनकी भाषा रहे, उनकी संस्कृति रहे, उनका इतिहास रहे, उनके पुरखों की परंपराएं रहे, और अपनी मूल बोली भाषा हमेशा वो बचाए रखें। क्योंकि हमारी आदिवासियों की खासियत ये है कि जितने भी आदिवासी समुदाय, समाज, कबीले हैं, उनकी अपनी अपनी मातृभाषा और बोलियाँ हैं। संसार भर में आपको 7000 भाषाएं मिलेगी आदिवासियों की। 12 भाषा परिवार है संसार में, भारत में 5 भाषा परिवार है। इन सब में हम आदिवासियों की मूल भाषाएं और बोलियां हैं। जैसे भील समाज की भीली है, संतालों की संताली है, गोंड समाज की गोंडी है, वैसे मीणा समाज की मीणी है। ये निशी समुदाय से तो इनकी निशी मतलब जो भाषा है वो देवनागरी हिंदी में से लिखते हैं, लेकिन इनकी अपनी भाषा बोली है। तो ये बहुत बेहद खूबसूरती है हम आदिवासियों की, कि हम आदिवासियों को मात्र सत्तात्मक व्यवस्था से उनकी अपनी बोली बाणी और संस्कृति और परंपराएं मिली है, और उसी का संयोजन करने के लिए आदिवासी एकता परिषद ही नहीं, यूएनओ भी कह रहा है। यूएनओ ने अभी 28वें आदिवासी दिवस की जो थीम दी है वो दी है परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। तो ये बहुत बड़ी थीम है, क्योंकि महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दादी से दादी, दादी से दादी, दादी से दादी, नानी से नानी, नानी से नानी, वो अपनी परंपराओं को हजारों लाखों सालों से सहजती आई है। चाहे वो उनका पहनावा हो, चाहे खान पान हो, चाहे बोली भाषा हो, चाहे रहने के तौर तरीक़े हो, चाहे जल जंगल ज़मीन के साथ उनका सहजीवी संबंध हो, चाहे कृषि परंपरा हो, जीव जंतुओं के साथ उनके संबंध हो। उनकी ज्ञान परंपरा हजारों लाखों साल पुरानी है, जिसको वो सहेजती आई है। इसीलिए आदिवासी समाज को मातृ सत्तात्मक समाज कहा जाता है, और हमारी बोली को मातृभाषा कहा जाता है, और वो उसी से हमारी पहचान है, उसी में हमारा जीवन दर्शन है। जैसे मैडम ने आदिवासी दर्शन की जो बात की है, हमारी मूल बोलियों में ही वो हजारों साल, लाखों साल पुरानी ज्ञान परंपरा जो पुरखाओं ने सहेज के रखी है। आप चाहे ज्योतिष देख लीजिए, चाहे कृषि विज्ञान देख लीजिए, चाहे भूगर्भ विज्ञान देख लीजिए, चाहे मौसम विज्ञान देख लीजिए, या प्राणी विज्ञान देख लीजिए, या जीव जंतुओं की जानकारी देख लीजिए, जड़ी बूटियों की जानकारी देख लीजिए, मिट्टी की जानकारी देख लीजिए। आदिवासी पूर्वजों के पास ही वो मूल जानकारी है। इसीलिए आपको राष्ट्रपति भवन में जो पुरस्कार मिलते हैं वो आदिवासी महिलाओं को या पुरुषों को ही मिलते हैं इन विशेष क्षेत्रों में, क्योंकि वो पुरखा परंपराओं को ग्रहण करते हुए उस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन वो मौखिक रूप में, उसको लिखित रूप में लाना बहुत ज़रूरी है, और आदिवासी भाषाओं में लेखन कार्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूल ज्ञान परंपरा उनकी मूल भाषाओं में ही है, और भाषाओं में नहीं है। ये सम्मेलन जो हो रहा है ये बहुत अच्छा सम्मेलन है, और समाज में जो जागरूकता, एकजुटता और स्वनिर्भरता और सामुदायिकता का जो संदेश दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर सभी आदिवासी, आपने बताया कि 15 राज्यों से आदिवासी आए हैं, और भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आए हैं। 10-15 डेलीगेट्स आए हैं, विदेश से, अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, कनाडा से आए, नेपाल से आए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के वर्चस्व या उनकी जो अस्मिता है उसको स्थापित करता है कि, और यूएनओ ने भी कहा है कोरोना के बाद अगर पूरे संसार को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना होगा, उनकी जीवन शैली को बचाना होगा, उनके जीवन दर्शन को बचाना होगा, और जल जंगल ज़मीन के साथ सबको रहना होगा और उनकी संरक्षण करना होगा। प्रकृति आज तक सबको बचाती आई है, प्रकृति को अब सहेजना होगा। हम प्रकृति को बचा नहीं सकते, प्रकृति ने इंसान को बचाया, लेकिन इंसान ने उसका दोहन किया है, अनुचित दोहन किया है। उसका मतलब है
ज़रूरत से ज़्यादा विध्वंस किया। इसीलिए महानगरों में आप देखते हैं ना तो स्वच्छ पर्यावरण है, न पेयजल है, न खाद्य पदार्थ है, न आपको कोई भी वातावरण वहाँ स्वच्छ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ग्रामीण परिवेश में वो चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। आप कहीं भी जाएंगे, मतलब अब यहाँ आके हम तो बहुत खुश हैं। महानगरों में रहने वाले तरस जाते हैं ऐसे खुले वातावरण को, खुली हवा को। तो ये क्या है? ये कुदरत की देन है। हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधे दे रहे हैं, पानी पेड़ पौधे दे रहे हैं, खाने को धरती दे रही। तो इससे बड़ा कुदरत क्या है? क्या है माता पिता, या क्या है अध्यात्म, क्या है धर्म, क्या है आदिवासी दर्शन? हमारे पुरखों ने ही सब कुछ सहेजा है। तो पुरखे और प्रकृति का ही हम सर्वोपरि मानते हैं। और ये सब धर्मों में सबसे बड़े माता पिता और प्रकृति है, जो सबको पाल पोस के मतलब आपको जीवन दे रहे हैं और मरने के बाद भी यही शरण देते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो प्रकृति और पुरखों का ही सार्वभौमिक सत्य है, यही आदिवासी जीवन दर्शन है। और यही इंसान होने का मूल मंत्र है कि हम इंसानियत को बचाए रखें, सामुदायिकता, समानता, स्वनिर्भरता और मानवीयता के भाव रखें, और आदिवासी जीवन शैली के साथ सबको जियो और जीने दो की प्रेरणा दें और सबको बचाएं। बिल्कुल, आपने जितनी भी बातें कही बहुत बढ़िया बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी खुद तो आदिवासी जीवन शैली तो जीता है, लेकिन आज के युग में आज की जो आधुनिकता की दौड़ है उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी शामिल है, सरकार भी शामिल है। विकास के नाम पर जिस तरह से प्रकृति का हनन हो रहा है, उसको लेकर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, आदिवासी तो विकास की दौड़ में शामिल नहीं है। ये सरकारें पूंजीपतियों की दौड़ में शामिल होकर आदिवासियों का विनाश कर रही है विकास के नाम पर। ये आप मीडिया से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप लोगों को सबको पता है, अंबानी अडानी की वजह से आदिवासियों के भू क्षेत्रों को हथियाया जा रहा है। उनको नक्सली करार दिया जाता है, उनको उग्रवादी करार दिया जाता है, और उनकी ज़मीनों को हथिया लिया जाता है, गांव के गांव उजाड़ दिए जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं, शहरों में तो नहीं करते वो। आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, लोहा चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो आप आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ करते हैं प्रशासन के द्वारा और पूंजीपतियों के द्वारा, और अपनी मतलब पूरी सत्ता और राजनीति का उपयोग करके आप आदिवासियों के विकास के नाम पर उन्हीं को विस्थापित करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके गुजरात में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगाई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्या उसके बाद सीमा पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? क्या देश में कोई अंतरकलह नहीं हुआ? क्या दंगे फसाद नहीं हुए? लेकिन वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दी आदिवासियों को उजाड़ कर। वो आदिवासी कहाँ गए विकास के नाम पर, किसी को कोई पता नहीं है। और आज भी वहाँ पर रिसोर्ट और बहुत बड़े बड़े होटल और स्विमिंग पूल बनाने के नाम पर और भी गांव उजाड़े जा रहे हैं केवड़िया में। ये हम आदिवासियों का सच है। गुजरात मॉडल पर जो देश चल रहा है, आप लोगों को पता है क्या देश किस दिशा में जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनने जब ये देश जा रहा है तो सबसे बड़ा रोड़ा आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी किसी धर्म किसी संप्रदाय में नहीं आता। आदिवासियों की अपनी अलग पहचान है, क्योंकि वो वर्णवादी व्यवस्था में नहीं आता। उनकी अपनी कानून परंपराएं वो अन्य धर्मों से भिन्न है। इस धरती का मूल मालिक है, और मूल मालिकों की पहचान मिटाने के लिए ही सरकार और पूंजीपति वर्ग उनके पीछे लगे हुए हैं। चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, या प्रशासनिक कारण हो, साम दाम दंड भेद से वो सब लोग पीछे लगे हुए हैं। इसीलिए सम्मेलन की बहुत बड़ी सार्थकता है कि हम आदिवासियों को एकजुटता के साथ मंच मिले हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज महाविद्यालय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन करवाते हैं आदिवासियों के नाम पर, लेकिन वह गैर आदिवासी लोग, प्रोफेसर, वीसी, वाइस चांसलर बोलते हैं, आदिवासी लोग नहीं रहते हैं वहाँ, क्योंकि उनको बुलाया नहीं जाता। वो बोलेंगे क्या? अगर हमको बुलाया जाए तो हम बोलेंगे नहीं कि अपने बारे में, हम अपना परिचय हम खुद देंगे ना। लेकिन वो जानबूझ के नहीं बुलाते कि ये सच बोल जाएंगे तो सब सच सबको पता चलेगा कि ये धरती के मूल मालिक है, इनके पुरखों की धरती है। अरावली बेल्ट को पूरा ले गए तो भील और मीणाओं का शासन था इस पूरे में। गोंडवाना में जाएंगे तो गोंडों का शासन था। उधर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ जितने भी जनजातियाँ हैं आज भी उनकी शासन व्यवस्था चलती है। आप असम में जाइए, बोडो जो आदिवासी, उनकी बोडोलैंड BTR सरकार है। पहले 4 डिस्ट्रिक्ट में थी, आज 8 जिलों में उनकी सरकार चलती है। ऐसे ही त्रिपुरा आदिवासियों की खुद की सरकार चलती है उनके अपने स्टेट में। त्रिपुरा जो नाम है वो त्रिपुरा जनजाति के नाम से है। तो नॉर्थ ईस्ट में 7 जो स्टेट है वो आदिवासियों से अनुसूचित 6 से संचालित है, जिसमें कोई और गैर आदिवासी वहाँ घुसपैठ नहीं कर सकता। उसके लिए अलग से आपको वीज़ा या परमिशन लेनी होती है, तब जाके आपको वहाँ एंट्री होती है। यहाँ अनुसूची 5 है, लेकिन यहाँ हर किसी की घुसपैठ हो जाती है, हर कोई कुछ भी बना लेता है, इसीलिए यहाँ विस्थापन आसानी से हो जाता है। बात है जब गुजरात से RSS चल रहा है, आपका देश यहाँ से चल रहा है, पूरे संगठन देश के यहाँ से चल रहे हैं, आपको पता है गढ़ है ये तो पूरे गुजरातियों का या JNU का, तो फिर कहाँ से होगा? अब हमारी राष्ट्रपति जो बन गई है वो नाम मात्र की राष्ट्रपति है, लेकिन आदिवासियत का कोई चीज़ देखी आपने उनमें?
सिर्फ नाम है। वो संथाली समाज है, संथाली उनकी मातृभाषा है और वो कहती है मेरी हिंदी मातृभाषा है। तो सोचिए वो राष्ट्रपति हमें किस दिशा में, वो कहती है शुद्धिकरण करवाती है वो राष्ट्रपति भवन में जाके, तो इसका क्या मतलब हुआ? आदिवासियों को शुद्धिकरण की ज़रूरत है क्या? विश्व आदिवासी दिवस पे उन्होंने 2 शब्द आदिवासियों को बधाई के नहीं दिए, तो ये क्या संकेत कहलाता है? ये वही संकेत है जब राष्ट्रपति कोविंद दलित समाज के राष्ट्रपति बने थे और आपके एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने की साजिश सरकार के द्वारा की गई थी। अब आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति बिठाया गया है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और आपको आदिवासियत के जो हक अधिकार है, अनुसूची 5 है या 6 है या जो आरक्षण है या जल जंगल ज़मीन जो आपके पास बची हुई है, वो सब ख़त्म करने के लिए आपके ऊपर UCC समान नागरिक संहिता कानून आपके अपने ही समाज के सांसद द्वारा सदनों में पारित किया जा चुका है। तो सोचिए जब समान नागरिक संहिता सब पे लागू हो जाएगा तो कहाँ आपका अनुसूची 5 बचेगा, कहाँ 6 बचेगा, कहाँ पैसा कानून बचेगा, कहाँ आपके हक अधिकार बचेंगे, कहाँ जमीन बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए सबको अब संगठित होकर अपने स्तर पर, जैसे पुरखों ने संघर्ष किया था वैसे आज की पीढ़ी संघर्ष करेगी तो आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व बच पाएगा। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जिसने हर समाज को, न सिर्फ आदिवासी को, हर समाज को इस तरह से बांट दिया है कि वो कभी संगठित ना हो पाए, और उसका मूल उद्देश्य ये है कि वो सत्ता में बने रहे। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी देखिए, हमारे छोटा उदेपुर की मैं बात करूँ, छोटा उदेपुर में जो 3 विधायक है, यहाँ ये जो प्रदेश है आदिवासी बाहुल प्रदेश होने की वजह से ये तीनों सीटें आदिवासी के लिए आरक्षित है। सांसद है यहाँ पर 2 सांसद, एक राज्यसभा के भी सांसद है वो भी आदिवासी है, लोकसभा के सांसद है वो भी आदिवासी है। 5-5 आदिवासी प्रतिनिधि होने के बावजूद छोटा उदेपुर जिले के जो आदिवासी है, आज भी इस इलाके में आप शिक्षा की स्थिति देख लो, स्वास्थ्य की स्थिति देख लो, सभी जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल पिछड़ी हुई है। तो ये सरकार आके सबसे पहले आपके सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करिए। आपके जो स्कूल थे उनको मर्ज किए, उनको ख़त्म किया इन्होंने, क्योंकि ये शिक्षा देना नहीं चाहती। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेटाइजेशन में डाल रही है। आपको पता है बैंक बिक गए, रेलवे बिक गया, हर बीमा बिक गया, हर सरकारी संस्थान इन्होंने बेच दिया है। राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पे आप लोगों से मतलब तालियां बजवाई जा रही है या भारत माता का जयगान किया जा रहा है, लेकिन देश का सब कुछ बेचा जा चुका है। तो आरक्षण के नाम पर आदिवासियों के पास अब कुछ भी नहीं बचा। जब शिक्षा नहीं मिलेगी आपको तो आगे कहीं अवसर ही नहीं मिलेंगे। और शिक्षण संस्थान इतने महंगे कर दिए गए प्राइवेट करने के बाद, तो आदिवासियों के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो फिर कहाँ से कर पाएंगे? और हमारे अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों को वो साम दाम दंड भेद से अपने अंडर में वो काम करवाते हैं। वो जो कहते हैं वही काम वो खुद करते हैं। ये मैंने अपने अनुभवों से देखा और किया। जैसे हर जाति, हर समाज, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जनगणना कॉलम कोड मिला हुआ, लेकिन आदिवासियों को देश की आज़ादी से पहले मिला हुआ था। आज़ाद होने के बाद ST में डाल दिया तो हमारा कॉलम भी हटा दिया गया। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें कॉलम कोड नहीं मिला हुआ, इसीलिए हमारी अस्मिता पर प्रहार किए जा रहे हैं बार बार में। और ट्राइबल कॉलम की मांग जब की जाती है तो ये सरकार विरोध में RSS के लोगों को भेज देती है। जो भी आदिवासी इस तरीके का काम करता है तो वो कह देते हैं ये राष्ट्रद्रोही है, ये नक्सली है, या ये उग्रवादी है, या ये ईसाई है, या मुस्लिम है। इस तरीके के टैग उन पर लगा दिए जाते हैं कि कोई उनकी अस्मिता के लिए आगे बढ़कर काम ना करें। मैंने समाज के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, प्रोफेसर वगैरह सब ने मिलकर जयपुर में एक प्रोग्राम करवाया था ट्राइबल कॉलम पे। फगन कुलस्ती जी को मैंने खुद ने कॉल किया था आने के लिए, लेकिन मुझे बोले कि सत्र में समय नहीं है मैडम, हम नहीं आ पाए। वही फगन कुलस्ती जी जयपुर में आकर प्रोग्राम करके जाते हैं। मीणा सनातनी हिंदू है, जबकि उन्हीं मीणा समाज के प्रोग्राम में मैं उनको बुला रही थी ट्राइबल कॉलम के लिए, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट में आकर उसी समाज के लोगों को लेकर, RSS के लोगों को लेकर वहाँ एक प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिसमें 30-40 लोग थे। लेकिन वो एक केंद्रीय मंत्री आकर ऐसे खिलाफ काम करवा के जाता, तो सोचिए वो हमारी अस्मिता को बचा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हमारे अपने ही चुने हुए समाज के प्रतिनिधि आरक्षित आदिवासी सीटों पर जाकर आदिवासियों के खिलाफ खुद काम कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज को अब सचेत होने की ज़रूरत है। वो अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उनको खुद को संघर्ष करने होंगे और आगे आके बढ़कर बोलना होगा। और ये साहित्यिक जो मंच दिया है ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अब तक कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन उस दर्पण में आदिवासी
आदिवासियों की छवि कहीं पर भी नहीं है। और अगर आप अपने धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों को मानते हैं, उनको पढ़ के देखिए, उनमें काल्पनिक कहानियाँ, उन काल्पनिक कहानियों में असुर दानव दैत्य के रूप में आदिवासियों की छवि बनाई गई है। तो क्या यहाँ आपको असुर दानव दैत्य दिख रहे हैं क्या? वो असुर दानव दैत्य जो जिनको बोलते हैं वो आदिवासी है, और उन आदिवासियों ने उनके देवताओं को शरण दी थी, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने उनको घर से निकाल दिया था। रामायण उठा के देख लो, महाभारत उठा के देख लियो, वो संपत्ति का झगड़ा था दोनों परिवारों में। उनके बाप दादाओं ने उनको घर से बाहर निकाला था और उन्होंने आदिवासियों की शरण ली थी। आदिवासियों ने शरण दी, उन्होंने ही साथ दिया, और वो उन्हीं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज उन्हीं के वक्त देश चला रहे हैं, तो सोचिए आदिवासियों की क्या अस्मिता, किस तरीके से वो ले जाएंगे। अब आदिवासी संगठित हो रहे हैं तो वो अपनी अस्मिता के लिए खुद ही आगे आएंगे। और आज बलात्कारी और अपराधी तो आप सांसद बना के बिठा रहे हो, उनके अपराध माफ़ करके उनके बड़े बड़े पदवियों पे दे रहे हो। आपने पार्लियामेंट में देखा कितने बड़े बड़े अपराधी हैं जो संस्कारों की बात करते थे, आशा राम है, राम रहीम है, या फला हरी बाबा, कितने आबा बाबा काबा है, वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो सत्ता को बनाए रखने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए धर्म की अफीम उनके द्वारा ही चटाई जाती है, राजनेता उनको पाल के रखते हैं। यही देश की विसंगतियाँ हैं कि हम ऐसे मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और आदिवासियों का देश है, इसीलिए ये देश बचा हुआ है। आदिवासियों में आपने कभी नहीं देखा होगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर या ऊंच नीच नाम पर कभी लड़ाई झगड़े हुए। लेकिन जो अपने आप को संस्कारी या धर्मात्मा या बड़े शाकाहारी कहते हैं, वो सबसे बड़े मांसाहारी है, सबसे बड़े हिंसक है, सबसे बड़े दुष्ट और दुरात्मा है, और वही देश में मतलब हिंसा का जहर फैला रहे हैं, और वही देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही देश को बेच चुके हैं और बेचने जा रहे हैं आगे भी, जो बचा हुआ उसको। बिल्कुल। तो क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा तो हीरा मीना है। બિલકુલ તો આ હતા હીરા મીના કે જે દિલ્હી વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રાધ્યાપક રહી ચૂક્યા છે। તેમણે પોતાના વક્તવ્યોમાં જેટલી પણ વાતો કહી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક જો દરેક આદિવાસી સમાજનો દરેક વ્યક્તિ તેમના આ વક્તવ્યોને સાંભળે, માત્ર તે શું કહી રહ્યા છે તે સમજી લે, તો આદિવાસી સમાજનું ઉત્થાન ચોક્કસ નક્કી છે। ધન્યવાદ। છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય, દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો।